जय हिंद एवरीवन। दिस इज शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका स्कूल वगैरह खुल चुका है और आपका एग्ज़ाम 15 फ़रवरी से इसका शेड्यूल भी आ चुका है। तो मैं एक बार फिर वापस हूँ आपके साथ वन शॉट सीरीज लेकर के। ये वन शॉट सीरीज जो होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, यानी कि जितना चैप्टर आपको पढ़ना है एग्ज़ाम में सब का एक बार में चैप्टर ख़त्म होगा। आप जैसे कि खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी। और आप जानते हैं कि बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बाइबल होता है, गीता होता है, कुरान होता है, जो भी होता है आपके बोर्ड के लिए वही होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि वन शॉट सीरीज के माध्यम से हर एक चैप्टर का, जो बच्चे उस चैप्टर को पढ़े हों या पहला बार पढ़ रहे हों या पढ़ चुके हों, उनके लिए दोनों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। जो पहला बार पढ़ेंगे हो सकता है उनको इस वीडियो को 2 बार देखना पड़े, और जो सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं यानी कि एक बार पहले से बुक से पढ़ चुके हैं, किसी से पढ़ चुके हैं, स्कूल में पढ़ चुके हैं, कोचिंग में पढ़ चुके हैं, और वो चाहे रिवीजन करना तो उनका फास्ट रिवीजन होगा। और उनको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद वो श्योर हो जाएं कि हाँ उनका ये चैप्टर एक स्ट्रांग हो चुका है और वो क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर मन है उनको क्वेश्चन लगा के और स्ट्रांग करना, देन दे आर फ्री टू डू क्वेश्चन। ओके, लेकिन आपको थ्योरी पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो एक बार देखिए, नहीं पढ़े हैं तो इसको अगर आप स्लो स्पीड में देखते हैं, यानी कि मेरे स्पीड से थोड़ा कम पर देखते हैं यूट्यूब से, उसको मिनिमाइज कर करके, उसके बाद क्या होगा कि आप आराम से इस चैप्टर को 1 घंटा 2 घंटा में, हर एक चैप्टर को मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि 1.5 घंटा में आपका हर एक चैप्टर खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, इसको कोशिश करूंगा कि आपका 1 घंटा में ख़त्म हो जाए, ताकि इस चैप्टर को आप शुरू से लेकर के अंत तक धीरे धीरे समझ समझ के 1 घंटा में चैप्टर ख़त्म कर दें। ठीक है, और मैं चाहता था इसका छोटा छोटा सीरीज बनाकर भी डाल सकता था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्त। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार बच्चा बैठे तो 1 घंटा कम से कम पढ़ तो सकता है ना। 1 घंटा पढ़ेगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या चाहिए उसको। उसके बाद एनसीईआरटी से रहेगा तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग डालने में भी बनेगा कि आप मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लीजिए एक बार, और फिर अपने से एक बार एनसीईआरटी घुमा पलट के देख लीजिए कि क्या चल रहा है। आपको पलटने की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज मैं सारा एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर करूँगा इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो चैनल है, ये वाला चैनल जो 10th के लिए है, वह है शुभम शिक्षा। और मैंने हाल फिलहाल में, जब से आपका 2 महीने तक बंद था वीडियो, उस समय मैंने क्या करा था, 11 12 का वीडियो डालना शुरू कर दिया था। बिकॉज मुझे लगा था कि 10th के बच्चे उतना उतना सीरियस नहीं थे इस मैटर में, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट होकर के आप लोग का पढ़ाई छोड़वा दिया था। मतलब कि मैं वीडियो डालना छोड़ दिया था 10th का, बिकॉज बच्चे उतना सीरियस नहीं थे। फिर उसमें देखा कि 12th के बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने 12th और 11th का सीरीज शुरू कर दिया, जिसका नाम था शुभम शिक्षा 2.0। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई बड़े भैया दीदी जो भी अगर 12th 11th में हो उनको ये शेयर करिए, एंड दोनों के सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आपको आगे चल के कभी ना कभी तो फ़ायदा होगा ही इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को मैंने टोटल 1 से 1.5 घंटा में पहले ही पढ़ा रखा है 3 वीडियो में, लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार क्या करिए, आप उसको देख लीजिए, दोबारा आप इसको देख लीजिए, यानी कि 2 और 2.5 घंटा में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश हो जाएगा। यानी कि जो चैप्टर, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, या तो आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो उसका क्वेश्चन कर लीजिए, उसके अलावा वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट है यूट्यूब पे अवेलेबल, या फिर आपका गूगल पे अवेलेबल, वहाँ से सर्च करिए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आपको मिल जाएगा। नहीं तो जैसे ही हमारा वन शॉट सीरीज खत्म होगा, हम लोग लाएंगे क्वेश्चन सीरीज, उस समय आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आपको जैसे दिख रहा होगा कि हमने पूरा के पूरा एनसीईआरटी को ही बुक रखा है, कोई आज मेरा राइटिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक का नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पीडीएफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एनसीईआरटी है। इस वीडियो देखने से पहले आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखिएगा, आराम से जो मैं पढ़ा हूँ उसको मिलाते जाइए, और हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को टिक करते जाइए अपने से, और पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए। एक मार्टिन एच फिशर साहब है, उन्होंने क्या कहा कि फैक्ट आर नॉट साइंस। हर एक जो फैक्ट है वो साइंस नहीं है। एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, जिस तरह से डिक्शनरी एक लिटरेचर नहीं है, उसी तरह हर एक फैक्ट साइंस नहीं है। नहीं समझे बात? हर एक तथ्य विज्ञान नहीं है, जिस तरह से हर एक वाक्य एक साहित्य नहीं है। समझ गए? किन का कहना था? मार्टिन एच फिशर साहब का कहना था। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, बस जैसे दिया था एनसीईआरटी में। ठीक है, अच्छा,
चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए कहता क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ योर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड। जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको सोचिए और देखिए कि आप क्या सोचते हैं इससे, आपकी डेली लाइफ में इससे क्या समझ में आता है। ठीक है, पहला बात कि यार मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम लोग क्या करें कि मिल्क जो है उसको क्या करें, रूम टेम्परेचर पे गर्मी में छोड़ दें तो क्या होता है, दूध फट जाता है, आप जानते हैं। दूसरा कि आयरन तवा, पैन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज इन ह्यूमन एटमॉस्फेयर। अगर कोई आयरन का तवा है, चाहे पैन है, चाहे चाहे कांटा है, नेल मतलब कांटा, अगर उसको छोड़ दिया जाता है ह्यूमिड में यानी कि बाहर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। तीसरा बात कि ग्रेप्स जो है यानी अंगूर जो है वो क्या होता है, वो सूख के किशमिश बन जाता है। ठीक है, खाना जो है पकता है, ये सब देखते होंगे। खाना जो है हमारे शरीर में डाइजेस्ट भी होता है और हम लोग सांस भी लेते हैं। इन सभी चीज़ जो भी आप देख रहे हैं, जो 5 6 7 चीज़ आपने बताया, मैंने बताया आपको, वो सब क्या है कि इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। जो इनिशियल सब्सटेंस है यानी कि जो शुरुआत का सब्सटेंस था, शुरुआत का जो पदार्थ था वो चेंज हो गया। देखिए हम लोग क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, यानी ऑक्सीजन लिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। खाना कच्चा था वो पक गया। आयरन तवा काला था और वो उसमें जंग लग के वो पूरा भूरा भूरा हो गया। जो दूध था वो फट गया गर्मी के कारण। तो सब में क्या है, जो इनिशियल चीज़ था उससे क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या है देखिए कि वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी आप एक केमिकल चेंज देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ गए, समझ गए सर। देन व्हाट इज द एक्चुअली मींट बाय केमिकल रिएक्शन। तो आखिर केमिकल रिएक्शन का क्या कहना है, मतलब क्या है, हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा जैसे कि आप एक इमेज यहाँ पे दिख रहे होंगे। इमेज क्या दिख रहा है कि एक बर्निंग फ्लेम से मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जा रहा है। क्या कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। वही लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉशिंग ग्लास। आपको जो ग्लास दिख रहा है नीचे, सॉरी, इस ग्लास में क्या है आपका, ये मैग्नीशियम रिबन का जो एस है वो जो कि होता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या हो रहा है, इस प्लेट में गिर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, Mg के रिबन को जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, Mg के रिबन को जला रहे हैं। जैसे कि मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट करा था जब अपने समय स्कूल में था मैं। क्या होता है, काफ़ी वाइट कलर का स्पार्क निकलता है इससे। जब आपको जलाइएगा ना, तो जैसे आप फुलझड़ी जलाते हैं उस तरह का स्पार्क निकलेगा और उसका ऐश जो है धीरे धीरे नीचे गिरने शुरू हो जाएगा। उसको आप कटोरा में या फिर किसी जगह पे कोई फ्लास्क में उसको क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, तो आपका क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन जो होता है बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। बताया था मैंने आपको कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो डेजलिंग यानी कि बहुत ही कड़ा कड़ा वाइट फ्लेम के साथ निकलता है और चेंज इनटू वाइट पाउडर, और क्या होता है, एक वाइट पाउडर में बदल जाता है। जो वाइट पाउडर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही लिखा हुआ है कि दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, तो आप बोलिएगा कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ और बात करते हैं। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी, देखिए 3 एक्टिविटी यहाँ दिया हुआ है। पहला एक्टिविटी क्या है, पहला एक्टिविटी क्या है कि हम लोग रिबन को जलाए। दूसरा एक्टिविटी क्या दिया था कि टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट डू ऑब्जर्व। दूसरा बात ये था, इसमें क्या होता है, कलर का चेंज आता है। जब आप नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डालिएगा तो कलर का चेंज आता है। आप देखिएगा लैब में अपने करके। ठीक है, 1.3 में क्या है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन कोनिकल फ्लास्क एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। अगर आप एक जिंक का टुकड़ा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में डालिएगा तो आपको एक पॉप आवाज़ सुनाई देगा। पॉप का आवाज़ वो क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन का गैस जो होता है बाहर निकलता है, तब वो कैसा आवाज़ सुनाई देगा, ऐसा आवाज़ सुनाई देगा। इसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड। क्या होता है, एक पॉपिंग साउंड निकलता है। किससे, जब भी आप एक जिंक को डालते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड के फ्लास्क में। ठीक है, अच्छा, तो वही लिखा हुआ है कि फ्रॉम एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन चेंज टेक प्लेस और नॉट। हमें 3 एक्टिविटी से क्या समझ में आया कि अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट मतलब चेंज क्या, मतलब कि इसे मान लीजिए लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है तो भी समझिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कलर में चेंज आ रहा है तभी समझिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर गैस निकल रहा है तभी समझिए कि एक क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है
तब भी समझिए कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आपको 4-5 चीज़ क्या समझ में आएगा कि अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब कि जो सॉलिड है वो लिक्विड हो गया, कहीं लिक्विड वेपर हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा हुआ तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अगर कलर में चेंज आया तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अगर गैस रिलीज हो रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ घट रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सीइंग दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कितना सारा कलर चेंज होते देखते हैं हम लोग, गैस निकलते देखते हैं। अरे बायोगैस देखते हैं ना, गोबर, गोबर से जो निकलता है मीथेन गैस, आप देखते हैं। अरे गैस दिखता कहाँ है, मतलब महसूस करते हैं ना, ठीक है। तो वो सब क्या है, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ देखते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो वो सब उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे आपको जो बता रहा था मैंने, यही बता रहा था। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है इसमें। उस एसिड में क्या किया हम लोग, जिंक का टुकड़ा टुकड़ा डाले, तो ऐसे क्या होता है, एक हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप एक सलाई का टुकड़ा, सलाई जलाइएगा ना, यानी कि माचिस जलाइएगा, तो उससे क्या होगा, एक पॉपिंग साउंड निकलेगा, जो आपको सुनाया था मैंने। एक बार फिर सुना दो क्या, ऐसा निकलता है, ठीक है। मजाक बहुत हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग 1.1 जो कि आपका एनसीईआरटी का है, वह केमिकल इक्वेशंस। वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक्टिविटी 1.1 क्या था, जिसमें हम लोग बात किए थे कि मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात कितना लंबा चौड़ा है बोलने में, वही लिखा हुआ है कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग। इस सेंटेंस में बोलना कितना लंबा बात है कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना बड़ा बात है। उसी को अगर शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में कैसे लिखाता है, the description of chemical reaction can be written in a shorter form by simplest way, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन से क्या हो सकता है, एलिमेंट को हम लोग उस रिएक्शन को छोटे तौर पे लिख सकते हैं, यानी कि उतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, कैसे बोलेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। पढ़िए कैसे आप इसको पढ़िए कि क्या कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम रिएक्ट इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन लिखिए कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, जो चीज़, जो सबस्टांस डेट अंडरगो केमिकल चेंज, जो सबस्टांस केमिकल चेंज अंडरगो कर रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि जिसके द्वारा रिएक्शन हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्शन हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बनता है रिएक्शन के बाद उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। वही लिखा हुआ है द न्यू सबस्टांस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बात समझिए कि जो सबस्टांस अंडरगो करता है, यानी कि चालू करता है क्या, केमिकल चेंज इन रिएक्शन, रिएक्शन में केमिकल चेंज चालू करवाता है या चालू करता है, जिसके द्वारा होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और एक नया तरह का जो कंपाउंड फॉर्म होता है, नया तरह का जो फॉर्म होता है सबस्टांस, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वही लिखा हुआ है क्या कि अ वर्ड इक्वेशन शोज दैट कि चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। आपको दिख रहा है कि आपको एक एरो दिख रहा होगा, एरो क्या होता बताता है इस जगह से इस जगह प्रोडक्ट बना है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। अगर इसी साइन को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, इफ इट इज़ लाइक दिस, ऐसा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ये बना है, समझे। एरो का कितना अच्छा महत्व है समझिए, ठीक है। अच्छा, वही लिखा हुआ है कि द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू अ एरो प्लेस बिटवीन देम। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग राइट साइड लिखते हैं। और बीच में क्या करते हैं हम लोग, और मान लेते हैं जरूरत पड़ा बीच में लिखने का तो बीच में हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो आप प्लस साइन लगाते हैं। मान लेते हैं यहाँ से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनता है तो यहाँ भी प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एज सोन एट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो बताता है क्या बताता है, प्रोडक्ट की तरफ बताता है। और किससे बताता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ का जो एरो होता है वो क्या बताता है कि जहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका राइटिंग है केमिकल रिएक्शन, कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या इससे भी छोटा तरीका है क्या कि हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकें। यस है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर हम लोग केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करें वर्ड की जगह पे तो इसे और छोटे तरीके से लिखा जा सकता है। पहले क्या किए हम लोग, पहले ऐसे लिखते थे हम लोग कि मैग्नीशियम बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू फॉर्म
मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हम लोग क्या लिखे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या लिखेंगे, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। समझ गए, यानी कि और छोटा कर पाए। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन जो होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद करें तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा करके। अब बैलेंसिंग भी सिखाएंगे अभी आपको जस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख दीजिए, दोनों साइड के एटम को काउंट करिए। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एटम था, लेफ्ट साइड में 1 एटम था। यहाँ मैग्नीशियम में कितना एटम है, 1 एटम है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम था, 2 एटम था, और यहाँ 1 है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे 2 लगा देते हैं। ये नहीं करिएगा आप कभी भी कि यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट 2 हेयर, बिकॉज अगर आप ऐसे 2 लिखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा, और ऐसा क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स इट हियर। ओके, जब भी यहीं भी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, MgO2 आप नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। आपको जब भी 2 लगाना होगा तो 2 कहाँ लगाएंगे, आप यहाँ लगाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो गया कि यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ तो मैग्नीशियम 1 ही है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए बैलेंस हो गया। आप काउंट करके देखिएगा तो देखिए काउंट करके, लेफ्ट साइड में कितना मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम। लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। राइट साइड में कितना मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ एरो। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट देन इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। क्या दोनों साइड जो नंबर है एटम का वो सेम है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है सेम नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन, और अगर सेम हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस इक्वेशन। तो अब बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन का। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको और बोलते हैं हम लोग स्केलेटन फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं स्केलेटन, यानी कि हड्डी है सिर्फ। समझिए स्केलेटन मतलब क्या होता है, हड्डी। समझिए कि इक्वेशन का क्या है, सिर्फ हड्डी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, कि आखिर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होता कैसे है और क्या होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। ठीक है, अच्छा उसमें क्या है देखिए कि रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने 9th में पढ़ा होगा कि मास जो होता है कभी भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 kg अगर कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उसे 5 kg प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। अरे मास दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरह से क्या बोलेंगे कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन शुरू होने के बाद, शुरू होने के बीच में हमेशा क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहना चाहिए। ठीक है, बराबर रहेगा भी। ठीक है, हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हम एक स्केलेटन केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसको हमको एक बैलेंस करने का तरीका यानी आना चाहिए और उसको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। पहला बात कि हमने एक वर्ड इक्वेशन लिखा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, लिख दिए। अच्छा, उस इक्वेशन को हमने क्या किया, स्केलेटन के फॉर्म में लिख लिया। वो क्या होता है, जिंक को लिखते हैं हम लोग Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन होता है H2। ठीक है, अच्छा, और आपको ऐसा कन्फ्यूजन है कि आखिर H2SO4 कहाँ से आ गया, तो आप समझिए यहाँ पे मेरे हाथ पे गौर करिएगा, ये H है और ये SO4 है। आपने 9th में पढ़ा होगा, कैसे हम लोग 8, 9, 7 में पढ़ा होगा कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास कितना होता है, ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे कितना होता है, 2 हो जाता है। क्या हो जाएगा, H2 और SO4। आप जानते हैं ऐसे लिखने आता है ना आपको, समझ गए। उसी तरह से होता है ZnSO4। ठीक है, आप समझ गए, उसी तरह से लिखाता है। आपको 7, 8 में पढ़े होंगे, और अभी मैं पूरा उसका रिवीजन तो करवा नहीं रहा हूँ, बस एक आपका क्विक रिकैप करवा रहा हूँ, तो मैं पूरा उतना डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर करिए। इसके लेफ्ट साइड में जिंक कितना है, 1 जिंक है। इसके राइट साइड में जिंक कितना है, 1 जिंक है। चलिए बात सही है। इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में सल्फर कितना है, 1 है। इसके लेफ्ट साइड में सल्फर कितना है, 1 है। इसके लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है।
इसके लिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो एज द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट इन सेम फॉर बोथ साइड, हेंस इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। अब चूंकि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है, इसलिए इसका जो इक्वेशन है क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, देन इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। नाउ विल टॉक अबाउट अनबैलेंस इक्वेशन, कि अनबैलेंस इक्वेशन कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आपका Fe प्लस H2O इजकल टू Fe3O प्लस H4, ठीक है, इसके बारे में लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करना है आपको, देखिए इसको बैलेंस करने की क्यों जरूरत है, बात समझिए। यहाँ पे एक Fe है और यहाँ पे 3 Fe है, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया। यहाँ 2 H2 है, यहाँ 2 H2, इस बात सही है। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा आपके साथ, ठीक है। देखिए स्टेप 1 आपको क्या करना है कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड फार्मूला। आप सभी फार्मूला के अराउंड में एक बक्सा बना दीजिए, ठीक है। डू नॉट चेंज एनी थिंग इन साइड द बॉक्स, बॉक्स में जो चीज़ है उसी को रहने दीजिएगा, कोई अपना से छेड़खानी नहीं कीजिएगा। दूसरा बात, स्टेप 2 क्या कहता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। जितना आपको इक्वेशन में जितना एलिमेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तीनों को लाइन से लिख लीजिए। अच्छा, अब चेक करिए कि लेफ्ट में कितना है और राइट में कितना है, ठीक है। LHS RHS देखिए, लेफ्ट में आपका Fe जो है 1 है, राइट में आपका Fe है वो 3 है। लेफ्ट में आपका हाइड्रोजन है वो 2 है, राइट में भी 2 है। लेफ्ट में ऑक्सीजन है वो 3 है, सॉरी 1 है, और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 3 का। तो स्टेप 3 क्या कहता है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हमेशा ये सही होता है कब, जब आप एक बहुत लंबे चौड़े कंपाउंड से शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है, Fe3O4 है ना। इसको बैलेंस करना पहले शुरू करिएगा ना, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, इस कंपाउंड में भी उस एटम को सबसे पहले करिए जो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा कि आपका कोई रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, जो बड़ा कंपाउंड दिखे उससे आप पहले उसको आप बैलेंस करना शुरू करिए। और उसमें भी क्या होता है कि यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। हमने क्या किया, Fe3O4 सेलेक्ट किया, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। देखिए ऑक्सीजन क्यों चुना, बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या था, हमें क्या करना है, स्टेप 3 में क्या बताया है कि हमें एक ऐसा कंपाउंड चुनना है जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा ये है। अच्छा, उस कंपाउंड में उस एटम को चुनना है जिसका नंबर ज़्यादा हो। तो Fe का 3 ऑक्सीजन का 4 है, तो हम ऑक्सीजन चुनेंगे। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वही लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इसमें क्या है कि देर आर 4 ऑक्सीजन इन RHS एंड ओनली 1 इन LHS। क्या है, 4 है RHS में और 1 है सिर्फ LHS में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 4 लाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, लेकिन आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, H2O4 अपने से नहीं कर देंगे। क्या करेंगे, इस 4 को अगर लगाना है आपको तो 4 यहाँ लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको फिर बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनिशियल में क्या था 1 इन H2O और यहाँ तक क्या था 4 इन Fe3O4। हमने क्या किया, टू बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अच्छा, वही लिखा हुआ है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर डैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला। हम लोग फार्मूला से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उतना फार्मूला लाने की कोशिश करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन आइटम वी कैन पुट कॉफिशियंट 4 एज 4H2O नॉट H2O4। हम लोग कभी भी H2O4 या H2O का होल 4 नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, हमेशा 4 क्या करेंगे, बाहर में ऐड करेंगे। नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन, पार्शियली बैलेंस मतलब क्या होता है, जो पूरा तरह से बैलेंस नहीं हुआ है, आधा बैलेंस हुआ, उसको बोलते हैं पार्शियली। अब गौर करिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर अब इसके बाद कौन बचेगा, Fe को पहले बैलेंस करेंगे। Fe को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 Fe था तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बैलेंस। अच्छा, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, Fe हो गया बैलेंस। अब कौन बच गया, अब बच गया आपका हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए आप गौर करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और कर दें तो क्या यही बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करना है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम मेक द नंबर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एज 4। क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें RHS में, और Fe को बैलेंस करने क्या करें हम लोग, 3 को बैलेंस कर दें, यहाँ पे 3 लगा दें तो हो जाएगा Fe बैलेंस, ठीक है।
ऐसे करके क्या हो सकता है, आप बैलेंस कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। ऐसे करके एक एक एलिमेंट बैलेंस करते जाइए। रूल क्या कहता है कि पहले आप अनबैलेंस कंपाउंड को सब बक्सा में रख लीजिए। दूसरा बात, उसमें सबसे बड़ा जो कंपाउंड है उसको चुनिए। उस बड़े कंपाउंड में जो जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा आपका कोफिशिएंट है उसको चुनिए और उसको पहले बैलेंस करिए। फिर उसके बाद उसके बगल वाले को बैलेंस करिए। फिर आप जो बाकी बचा आइटम है धीरे धीरे एक एक करके सबको बैलेंस करते जाइए। ठीक है, जब आप बैलेंस करेंगे तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, 3Fe प्लस 4H2 इजकल टू Fe3O4 प्लस 4H2। और आप गौर करें मेरे साथ तो देखिए, यहाँ 3Fe था, यहाँ भी 3Fe है। यहाँ 8 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ 4 ऑक्सीजन था तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। तो अब क्या हो गया कि दोनों साइड द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। क्या हो गया, नया इक्वेशन जो है अब बैलेंस हो चुका है। दिस मेथड ऑफ बैलेंस इज नोन एज हीट ट्रायल मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड। इसलिए बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड बिकॉज हमने इसमें ट्रायल किया और ट्रायल करके यानी कि चेक करके देख रहे थे क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसलिए बोलते हैं इसको हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपका आता है स्टेप 7। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें थोड़ा आप गौर करिए। क्या है कि राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब मान लीजिए कि इक्वेशन जो लिखा हुआ है इससे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो Fe था वो सॉलिड था कि लिक्विड था, H2 जो है वो गैस है कि हाइड्रोजन है, क्या है वो कि लिक्विड है। समझ गए, तो इसको सही करने के लिए, इसको समझ में आने के लिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होता है वो समझिए कि देखिए, डज दिस इक्वेशन, क्या इक्वेशन जो आपको दिख रहा है 3Fe प्लस 4H2O प्लस इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, क्या ये आपको बता रहा है कि क्या इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। क्या है कोई फिजिकल स्टेट बता रहा है कि लिक्विड है, कौन गैस है, कौन सॉलिड है, नहीं बता रहा है। कोई कलर बता रहा है, नो कलर। कोई प्रेसिपिटेट बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि टू मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, देखने में समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे गैस बनेगा कि लिक्विड बनेगा। टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड एलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को भी लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंटेड एज। गैस होगा तो हम लोग लिखेंगे G से, लिक्विड होगा लिखेंगे L से, एक्वस होगा तो लिखेंगे AQ से और सॉलिड होगा तो लिखेंगे S से। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली ऐसे लिख देंगे हम लोग। जैसे कहने का मतलब क्या है कि द वर्ड इक्वेशन एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज वाटर। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है प्रेजेंट है पानी के सोल्यूशन में तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस। क्या होते हैं, एक्वस मतलब कि पानी के सोल्यूशन है, उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जैसे देखिए और कितना समझ में आ रहा है। यहाँ सॉलिड लिए थे, यहाँ पे यहाँ जो आयरन लिए थे वो सॉलिड लिए थे, जो H2O लिए थे वो गैस में लिए थे। आप क्या समझ रहे थे, H2O लिक्विड हो सकता है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे H2O गैस लेना है। ठीक है, आपका Fe3O4 क्या है, सॉलिड होगा और H2 क्या हो जाएगा, गैस निकल जाएगा। समझ गए, इससे थोड़ा इक्वेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि नोट दैट सिंबल G इज यूज विद H2O इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यानी कि वाटर को गैस के फॉर्म में लिया गया, यानी भाप के फॉर्म में लिया गया है। लिक्विड अगर सोचिए सीधे H2O लिखा रहेगा तो आप क्या समझिएगा, पानी समझिएगा ना। लेकिन अभी G लिख दिया मतलब क्या, हमने स्ट्रीम लिया है। क्या लिया है, स्ट्रीम लिया है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जरूरी नहीं है कि हमेशा उसको लिख दें, अगर कहा गया लिखने को तो हमेशा आप GS ये सब लिख दीजिएगा, नहीं लिखा नहीं कहा गया तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ समय ऐसा भी होता है, सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इसे भी लिखा रहता है। जैसे कि मतलब क्या कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है देखिए, गैस है और 340 ATM यानी कि प्रेशर दिया हुआ है, इतना प्रेशर पे ये बनता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, सनलाइट दिया हुआ है, क्लोरोफिल दिया हुआ है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने में। वही लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन इन द नेक्स्ट टेक्स्ट अर्लियर। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, कर दीजिएगा उसको। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन पे जो कि आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों साफ करते हैं जलाने से पहले, इसलिए करते हैं बिकॉज मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद CO2 प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में CO2 होता है ना उससे रिएक्ट कर जाता है ताकि वो एक प्रोटेक्टिव और इनर्ट गैस का लेयर बना लेता है, इनर्ट लेयर बना लेता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। समझिए क्या करता है, MgCO2 से रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3 का एक लेयर बना लेता है। लेयर क्या होता है, काफ़ी प्रोटेक्टिव और काफ़ी इनर्ट होता है, मतलब कि इसमें आप इसको जला नहीं सकते हैं। तो इस लेयर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। जो रिबन होता है ना उसको थोड़ा थोड़ा उसको चकचका देते हैं थोड़ा, इसलिए साफ़ करते हैं बिकॉज वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेयर है वो हट जाए। समझे? फिर समझिए, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाने से पहले इसलिए साफ़ करते हैं बिकॉज मैग्नीशियम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना चुका होता है, जो कि काफ़ी इनर्ट होता है और काफ़ी क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। इनर्ट मतलब क्या कि जो रिएक्शन ना करे, ठीक है, करीब करीब। तो उसको रिएक्शन में करवाने के लिए क्या करते हैं हम उसको साफ़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोई आप छड़ लाए खरीद के घर बनाने के लिए, उसमें पूरा जंग लग गया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइस करते हैं ना उसको, जो क्या बोलते हैं, साफ़ करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ, एक आता है थोड़ा धागा धागा निकला रहता है, पेपर आता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, शायद मुझे याद नहीं है ठीक से। रफ पेपर जो आता है उसको उससे क्या करते हैं, रब करते हैं ताकि उसका जो ऑक्सीडेशन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपको कि बैलेंस करना है आपको इक्वेशन, तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, ऐसे करके लिख कर बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का, कि जो केमिकल रिएक्शन होता है कितना टाइप होता है। पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है। देखिए, उससे पहले आप बात कर लेते हैं कि वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एटम। आपने 9th में पढ़ा होगा कि एक एटम दूसरे एटम में चेंज नहीं होता है, नॉर डू एटम डिजपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और कोई एटम मिक्सचर से डिजपियर भी नहीं होता है फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी। ठीक है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करवाए, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन खत्म होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में मिल जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिल जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है एक्चुअली होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। आप कैसे पढ़िएगा ये मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड, जब आपको पढ़ाया जाएगा कार्बन एंड कंपाउंड, तो आपको समझ में आया कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड में क्या अंतर होता है। ठीक है, वो होता क्या है। ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड इन चैप्टर 3 and 4, आप उसमें पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग आफ्टर अमाउंट ऑफ हीट। देखिए क्या होता है, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में डालते हैं ना, तो क्या होता है, एक स्लेक्ट लाइम बनता है। ठीक है, स्लेक्ट लाइम बनता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। कहने मतलब क्या है कि जब भी आप एक क्विक लाइम को लाते हैं और पानी में डालते हैं, चूना पत्थर को, तो जो चूना पत्थर को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, एक गैस निकलता है, मीथेन गैस, जो काफ़ी गर्म होता है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक जो मतलब हीट निकलना, तो इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और हीट चाहिए तो होता है इंडोथर्मिक। क्या होता है समझाएंगे अभी आपको। ठीक है, वही लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस वाटर यानी H2O कंबाइन किया, यानी मिला, टू फॉर्म यानी कि बनाने के लिए अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाया, जिसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट बने, दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बने, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन करना है। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने मतलब क्या है कि मान लीजिए कि x प्लस वाई रिएक्ट किया तो बनाता है क्या, एक्स वाई। तो क्या है हमारा, दो कंपाउंड रिएक्ट किया, x अलग वाई अलग, और दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया एक्स वाई, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको और बोला जाता है सिंथेसिस रिएक्शन। विथ आप इसको नोट में लिख लीजिए, इसको और बोला जाता है सिंथेसिस, SYNTHESIS, सिंथेसिस रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, डू यू नो, आप पढ़ लीजिए। डू यू नो में क्या लिखा हुआ कि सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस इन रिएक्शन 1.3 इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो चूना पत्थर क्या होता है, घर में चूना पेंट पत्थर करने के लिए लाया जाता है, अरे जानते हैं ना आप, पेंट पुचारा करने के लिए लाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है, उससे क्या होता है, एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है पूरा दीवार पे, जिससे कि वो क्या होता है, एक काफ़ी शाइनी फिनिश देता है, यानी काफ़ी उजला, काफ़ी शाइन का फिनिंग आता है। वो कब आता है, 2-3 दिन बाद। यानी कि आप चूना पत्थर कीजिए, यानी पेंट पुचारा कीजिए, उसके 2-3 दिन बाद क्या होता है, ज़्यादा साइन करता है। इसलिए करता है बिकॉज जो सिलेक्ट लाइम है यानी कि CaOH का होल ट्वाइस है, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है CO2 से और आगे बना लेता है CaCO3,
और आपको पता होना चाहिए जो CaCO3 होता है ना, वो पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो मार्बल का भी वही फार्मूला होता है। जो मार्बल आप देखते हैं टाइल्स वगैरह, उसका भी फार्मूला वही है CaCO3। और वो क्या होता है, लेयर बनता है कब, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 से, तब बनता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो होता है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन जलता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और ऑक्सीजन मिलकर, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाया वाटर। ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी कि दो चीज़ जुड़ करके कंबाइन होकर के एक नया चीज़ बना है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है कि व्हेन टू और मोर सबस्टेंस एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया एलिमेंट बनाते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व दिस मेक रिएक्शन मिक्सचर वार्म। यानी कि आप जानते हैं, अभी बताया था आपको कि जब भी आप एक चूना पत्थर को पानी में डालिएगा तो क्या होता है, काफ़ी तेज एनर्जी निकलता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसा रिएक्शन जहाँ से हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जहाँ से हीट रिलीज हो, रिलीज को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। कोई आप जानते हैं एक्सो मतलब क्या होता है, रिलीज होना। एग्जिट, एग्जिट नहीं पढ़ते हैं आप, एग्जिट, एग्जिट से बना एक्सो। थर्मिक मतलब कि हीट, तो एक्सोथर्मिक यानी कि जहाँ से हीट निकलता हो, ऐसे मैंने याद रखा है, आप भी ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ, जब मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है CO2 प्लस H2O। CO2 बनता है और H2O बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक हीट के साथ निकलता है। हीट क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग जानते हैं कि हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, हम लोग जो एनर्जी पाते हैं वो फूड से पाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी कि पाचन तंत्र में क्या होता है, खाना को टूटता है सिंपल सब्सटेंस में, यानी कि फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। राइस होता है, पोटैटो होता है, ब्रेड होता है, सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। द कार्बोहाइड्रेट जो होता है ब्रोक करता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो होता है कंबाइन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारा सेल को और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अरे आप पढ़े हैं, अभी पढ़ा है आपको, आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा था आपने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। उसमें क्या होता था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, टूटता है किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज क्या करता है, फिर टूटता है फर्दर फ्रुक्टोज और लैक्टोज के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है वो। ठीक है, वो आपको पढ़ना है 12th में बायोमोलिक्यूल में, कि ग्लूकोज और फर्दर टूटता है, फ्रुक्टोज और उसमें आगे टूटता है। ठीक है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है। फिर क्या होता है, उस ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज क्या करता है, द ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज क्या करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे कंबाइन करता है, और हमारे सेल को क्या करता है, और बॉडी को प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, दिस स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा, आपसे कोई बोलेगा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को लिखने के लिए, तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा ऐसे C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 रिएक्ट टू फॉर्म 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, अच्छा तीसरा बात, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहने मतलब क्या है कि जो खाना है, ये जो सब्जी होता है, वो कंपोज यानी खाद बनता है जिससे सड़ने के बाद, वो भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी क्या है, उसमें भी हीट निकलता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर हीट इज गिवन आउट। आप ऐसा रिएक्शन अपना खोजते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग जंप करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किससे बात करते हैं हम लोग, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को और अच्छा से कैसे लिख सकते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, इसे दिखा करके। फिर हमने बात किया कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन में, इसमें पहला बात किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब उसमें बात की हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके बारे में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से अधिक मिलकर के एक बना रहे थे। अब डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक क्या करेगा, दो या दो से अधिक में टूट जाएगा। कहने मतलब क्या है कि पहले क्या था, दो कंपाउंड मिल करके एक बना रहा था, ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक बनाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन। वही लिखा हुआ है, देखिए जब भी आप क्या करेंगे, आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए, उसको क्या करिए, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रख दीजिए। अब क्या करिए, उसको हीट करिए। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम एंड बर्नर। यू कैन सी दैट कि अ ग्रीनिश कलर, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है
वो चेंज होने लगता है, ठीक है। यू कैन स्मेल द करेक्टर ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर, और आपको एक एक सल्फर के जलने का बदबू भी आएगा, ठीक है। वो आप समझिए कैसे होता है कि 2FeSO4 यानी कि दो फेरस सल्फेट का कंपाउंड क्या करता है, कंपाउंड क्या करता है, टूटता है और बनाता है आपको फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व डैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट टूट गया दो या दो से अधिक कंपाउंड में, दो से दो अधिक प्रोडक्ट में। दिस इज अ डीकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो होता है FeSO4.7H2O, पानी को छोड़ता है जब उसमें हीट रिलीज करते हैं। व्हेन हीट एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज, जब जैसे ही उसमें हीट और कलर का चेंज होगा तो जो FeSO4 प्लस इंटू 7H2O है वो क्या करता है, पानी छोड़ना शुरू कर देता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, उसका क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 में, और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड दोनों बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों के दोनों बनाता है। एंड फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 और SO3 आर गैसेज, और SO2 और SO3 जो है गैस बन के बाहर निकल जाता है, और जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सॉलिड बन के उसी बीकर में रह जाता है, फिर हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इम्पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। कहने मतलब क्या है कि एक और तरीका होता है, जैसे कि हम लोग पहले क्या किए थे कि CaO और H2O मिला करके यहाँ पे आए थे, सॉरी CaO और C8, अरे यहाँ पे देखे थे ना हम लोग कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O मिलकर क्या हुआ था हमारा, CO2 बनाया था ना। अब वहीं पे क्या हो जाएगा, CaO क्या करेगा, टूट जाएगा फर्दर और क्या बना देगा हमें, CaO प्लस CO2 बना देगा, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल यही हो गया क्या कि CO3 टूटता है। अच्छा, और आप क्या देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं वाटर, देखिए वाटर जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर यानी कि जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो देखिए जब ऐसे हुआ तो कंपोजिशन और ऐसे हुआ तो डिकम्पोजिशन, सॉरी ऐसे हुआ तो कॉम्बिनेशन और ऐसे हुआ तो डिकम्पोजिशन, ये टूटता है तो डिकम्पोजिशन। वही लिखा हुआ है कि यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, द फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसमें क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक में है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो पानी टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन आप गौर करिएगा इस यहाँ पे गौर से, तो वो क्या देख रहे हैं, आप दिख रहे हैं कि हाइड्रोजन ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का मात्रा जो है ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस जो कलेक्ट हुआ है वो ज़्यादा है किसका, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन कम है। ऐसा क्यों है, तो जब जानते हैं क्या होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल था और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था, तो जो गैस बनेगा वो हाइड्रोजन में ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीजन का कम बनेगा। जब टूटेगा तब, वही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। यू विल सी डैट कि सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में डालते हैं ना तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। जैसे ही हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl को डालेंगे वो क्या करेगा, 2Ag और Cl में टूट जाएगा। तो जैसे टूटा उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज ये टूट गया इसलिए होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। बात समझे, कोई दिक्कत, आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव द सेम वे, सिल्वर क्लोराइड लीजिए या सिल्वर ब्रोमाइड लीजिए वो भी एकदम सेम इसी तरह बिहेव करता है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा पहला रिएक्शन था, क्या था हमारा पहला रिएक्शन था हमारा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें हीट रिलीज हो रहा था, यानी कि टूटता था जब जुड़ता था तो क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट इसको चाहिए, या तो आप हीट दीजिए या सनलाइट दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, तभी जा करके क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हमें हीट देना पड़े, लाइट देना पड़े या इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े ताकि इसमें एनर्जी शुरू हो जाए, तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। आप जानते हैं कि व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम CaO का, ठीक है। अच्छा दूसरा बात क्या कि द राइट द रिएक्शन ऑफ केमिकल X इन द नेम ऑफ एवो वाटर, यानी कि CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। अरे आपने पढ़ा है ना कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO रिएक्ट करता है H2O से तो बनाता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH
OH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, अच्छा, वाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टिंग वाटर। आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होता है कि जब जब हम लोग यानी कि H2O को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो हाइड्रोजन गैस जो है ज़्यादा बनता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हमारा H2O फार्मूला है उसमें जानते हैं हम लोग कि जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1 है और हाइड्रोजन का रेशियो 2 है। तो व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज, द कॉन्स्टिट्यूएंट गैस जो होता है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो प्रोड्यूस होता है सेम मोलर रेशियो में, लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वो हाइड्रोजन का डबल होता है ऑक्सीजन से। समझ गए? अरे बाप रे, H2O टूटता है तो क्या बनता है? H2+O बनता है ना, यानी कि 2 मोल बन रहा है इसका और इसका 1 ही मोल बन रहा है, यानी कि ये ज़्यादा नहीं बनेगा, डबल नहीं बनेगा, वही बात तो है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक हमने बात किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी, हमने कॉम्बिनेशन का बात कर लिया, डिकम्पोजिशन का बात कर लिया, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अच्छा, कॉम्बिनेशन याद है वो क्या होता था? वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक बना रहे थे, डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बना रहा था। ठीक है, दोनों का आप 2-2 एग्जाम्पल याद कर रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में आपको पूछा सकता है कि राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा? रट के जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पूछा तो आप एक आराम से वाटर का बता दीजिएगा यार, एक पूछेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। H2+O2 = H2O हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, और H2O टूटता है H2+O2 में, हो जाएगा डिकम्पोजिशन। एक तो पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा 2 पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखिए इसमें क्या है, कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है क्या कि देखिए, टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। हाँ सॉरी, याद आ गया मुझे, सैंड पेपर होता है जिससे कि हम लोग घसते हैं उसको। ठीक है, आयरन नेल को। ठीक है, तो जब उसको घसेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आयरन पूरा चिकना हो जाएगा, वाइट वाइट हो जाएगा, जो भी रस्ट वगैरह वैसा खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसे क्या करिए, अब दोनों नेल को A और B मार्क कर लीजिए। ठीक है, और उसको 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में छोड़ दीजिए। 10 ml जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में छोड़िएगा तो उसमें आपको क्या दिखेगा? उसके बाद दिखेगा क्या कि व्हेन वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश कलर। जो आयरन नेल होगा ना वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। ब्राउन कलर का इसलिए हो जाएगा एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। और जो कलर करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक हम क्या किए, यहाँ पे हम एक बीकर लिए जहाँ पे कॉपर सल्फेट का ग्रीन कलर का सोल्यूशन इसमें प्रेजेंट है पहले से, सॉरी ब्लू कलर का। लेट मी ऐड सम ब्लू कलर हेयर ताकि आपको ठीक से पढ़ा पाऊँ, ठीक है समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने ब्लू कलर का पूरा इसको बीकर भर दिया। ठीक है, वेट अ मिनट, इसको पूरा ब्लू कर देता हूँ मैं जो भी। ठीक है, ओके, जो भी आप समझिए, इतना आप ड्राइंग पे मत जाइए। ठीक है, चलिए अब तो ठीक है ना, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ समझिए। जैसे कि ये कोई बीकर है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, तो वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें जब हम लोग ना एक आयरन नेल डालेंगे तो क्या होता है, यहाँ एक ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन की वजह से इसमें का जो कॉपर है वो चला जाता है नेल पे। अब जैसे ही नेल पे चला गया तो कॉपर खत्म हो गया इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक कलर, इसका जो कलर है ब्लू कलर का वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि आयरन नेल जो होता है ब्राउन कलर का हो जाता है, और जो ब्लू कलर का जो सल्फेट का सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, वो उसका रंग क्यों उतर जाता है। वही लिखा हुआ है कि जब आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, वही लिखा हुआ है कि Fe रिएक्ट विथ CuSO4, देन क्या होता है, Fe यहाँ चला आता है और Cu यहाँ चला जाता है, यानी कि Fe जो होता है, सॉरी कॉपर जो होता है आयरन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, डिस्प्लेस करके खुद का जगह ले लेता है। ठीक है, सॉरी आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद अपना जगह ले लेता है और बनता है हमारा FeSO4 और Cu को बाहर निकाल देता है। कहने मतलब क्या कि जो ज़्यादा रहेगा, जो जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहेगा वो छीन लेगा ही ना। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल के और सल्फर के साथ अपने आप जुड़ जाता है। वही लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिप्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। आयरन क्या करता है, कॉपर को अपने से रिमूव कर लेता है अपने आप में फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट से आयरन जो करता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव करता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एक कॉम्बिनेशन में क्या था, दो मिलता था तो कंबाइन करता था तो कॉम्बिनेशन, टूटता था डिकम्पोज, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जुड़ गया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया, यानी खुद अपना जगह ले लिया। जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कॉपर को हटा करके खुद जगह ले लेता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल क्या है कि जब हम लोग जिंक का भी इस्तेमाल करेंगे तो जिंक भी कॉपर को बाहर निकाल देगा। जब हम लोग पीबी का इस्तेमाल करेंगे तो पीबी भी कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो जिंक एंड लेड जो होता है इसलिए बाहर निकाल पाता है बिकॉज जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को लात मार के बाहर निकाल देता है, खुद अपना उसका जगह ले लेता है। ठीक है। इसलिए सिंस जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कॉपर को खुद के कंपाउंड से बाहर निकाल देता है बिकॉज ये ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसको बाहर निकाल देता है लात मार के। ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन नहीं हो रहा, अब दो दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए वो क्या है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि ऑब्जर्व दैट कि व्हाइट सब्सटेंस which is insoluble in water is formed, the insoluble substance is known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate called precipitation reaction. देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और बात आता है कि हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सटेंस नीचे बैठ जाए जाके, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए जो ऐसा सब्सटेंस जैसा रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता हो, यानी कि एक ऐसा अंतिम में कुछ ना कुछ बच जाता होगा, नीचे जाके बैठ जाता है जो मिट्टी की तरह, उस प्रेसिपिटेट रिएक्शन जिसमें ही बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग Na2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं BaCl2 से तो हमारा BaSO4 बनाता है और 2NaCl बनाता है। कहने मतलब क्या, देखिए यहाँ पे गौर करिए, Ba गया यहाँ पे और Na गया यहाँ पे, Ba चला गया SO4 के साथ और Na गया Cl2 के साथ, यानी कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एक यानी कि क्या हुआ कि सोडियम Ba को हटा दिया SO4 के सोल्यूशन से, यानी कि क्लोरीन के सोल्यूशन से, और Ba क्या हटा दिया, सोडियम को हटा दिया SO4 के सोल्यूशन से। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए बोलते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम जो होता है, बैरियम क्लोराइड क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट व्हाइट रंग का बैठ जाता है नीचे, इस प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो व्हाट कॉज दिस, ऐसा क्यों होता है। The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2- and Ba2 plus. Ba2 plus और SO4 2- के रिएक्शन से क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, और अदर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, विच रिमेन इन द सोल्यूशन। क्या होता है, सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल रिएक्शन। कहने मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, आयन जो होता है ना +2 -2 उसका रिएक्शन होता है, उसका चेंज होता है। तो ऐसा रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, जहाँ पे आयन का चेंज हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या और समझाएं, कोई दिक्कत डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सोच लीजिए एक बार, देख लीजिए। और इसमें क्या होता है कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस। इस रिएक्शन को और बोलते हैं हम लोग मेटाथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन। आप याद रखिएगा, नेम होता है METATHESIS, मेटाथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे कि आपका हो जाएगा NaCl, जैसे कि हो जाएगा आपका NaCl रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ, तो क्या करता है, Ag यहाँ आ जाएगा, Na यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका NaNO3 प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। समझ गए, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है। और आपका क्या हो सकता है, जैसे कि FeH2SO4, Fe प्लस H2SO4 आपका बनता है FeSO4 प्लस H2 बाहर निकल जाता है, H2 निकल जाता है, तो क्या हो गया, Fe यहाँ आ गया, H2 यहाँ गया और H2 बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में। तो क्या है, ये सब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब आपका एक और आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपने पढ़ा है 9th में, वो आपके बुक में नहीं दिया, फिर भी आपको थोड़ा मोड़ा एडिशन बता देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके बनाता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कहने मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका HCl कोई लिक्विड है, ठीक है, रिएक्ट करता है आपका बेस NaOH के साथ, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, NaCl और HOH। HOH क्या होता है, अरे HOH क्या हो जाएगा, यानी H2 और O क्या हो जाता है, H2O होता है। ऐसा मत घबराइएगा, ऐसा गलती मत कर दीजिए, कहीं भी आपको HOH दिखेगा
मतलब क्या है, ये वाटर है, ऐसा लिखे तब चाहे ऐसा लिखे तब बात बराबर है दोनों, ठीक है, बात समझे। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, देखिए क्या है इसमें क्या है, देखिए द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई दिस इज अ ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एडेड टू कॉपर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉपर पाउडर डाल रहे हैं और उसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो सरफेस है कॉपर पाउडर का बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर, जो सरफेस है ना कॉपर का, वो क्या होता है, कॉपर पाउडर का, वो ब्लैक कॉपर के साथ क्या होता है, कोटेड, यानी कि एक लेयर सट जाता है उसमें। और इसलिए ऐसा होता है बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और एक लेयर ब्लैक कलर का चढ़ा देता है, ठीक है। इस पर इसमें क्या है, देखिए 2Cu प्लस O2 बनता है 2CuO, यानी देखिए यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन घट गया एक, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन एक बढ़ गया। तो ऐसा रिएक्शन जब भी होता है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन अभी आपको समझाएंगे क्या होता है वो धीरे धीरे चल के, ठीक है। इसमें देखिए कि हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, अब जैसे ही इस CuO पे हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है Cu प्लस H2O। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न ब्राउन, जो ब्लैक कोटिंग है ना तुरंत ब्राउन बन जाता है, बिकॉज इसको बोलते हैं, इसमें इस क्या होता है, इसमें रिवर्स रिएक्शन हो गया और कॉपर वापस से मिल गया हमें। देखिए कॉपर को हम लोग वाटर के मदद, कॉपर को जो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाए तो हमें 2CO मिला, जो कि एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब उसी ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट को जो वापस से हम लोग हाइड्रोजन के साथ मिलाए तो हमें जो मिला वो मिला क्या, एक ब्राउन कलर का, वापस से हमें एक कॉपर मिल गया और H2O बाहर निकल गया पानी बन करके, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज्ड, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। फिर समझिए, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 देखिए द कॉपर ऑक्साइड क्या किया, कॉपर ऑक्साइड क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया, ऑक्सीजन लूज किया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड, यानी कि कॉपर क्या हो गया, CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को हटा दिया अपने आप से। अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए CuO जो था Cu बन गया, यानी कि ऑक्सीजन अपना लूज कर दिया। अब जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन लूज करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लूज ऑक्सीजन मीन्स बीइंग रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस हो गया। और क्या हो गया कि द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए H2O जो है H2O बन गया, यानी कि ऑक्सीजन गेन किया, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज्ड, समझे। Cu जो था CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन लूज किया तो बन हो गया रिड्यूस्ड, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो जहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में चलते रहे, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पे गौर करिए, CuO से Cu बना यानी ऑक्सीजन हट गया, इसे तो रिडक्शन, H2 से H2O बना यानी ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन। अब जहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में चलते रहे इसको बोलते हैं हम लोग, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ भी देखिए इसी को, इस कंपाउंड में अगर आप गौर करिएगा ZnO वाला इसमें देखिए ऑक्सीजन लूज किया तो रिडक्शन, C गेन किया तो ऑक्सीडेशन, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया। उसी तरह यहाँ पे देखिए MnO2 में ऑक्सीजन रिलीज किया, यहाँ पे HClO में H क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO is reduced to Zn. In reaction HCl is oxidized to Cl2 and MnO reduced to MnCl2. From the above example we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen, देखिए बात समझिए सॉरी इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि अगर, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर मैं हाईलाइट कर पाऊँ, देखता हूँ मैं अगर कहीं हाईलाइट पर कर पाता, ठीक है, कि इफ, वेट अ मिनट, थोड़ा इसको मैं चाहता हूँ कि आपको जो नोट्स मिले ना उसमें थोड़ा ये हाईलाइटेड रहे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, हो जाएगा काफ़ी, इतना आप समझ पाएंगे तो ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ सब्सटेंस लूजेज और गेन और हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूस्ड। कहने मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, गौर करिएगा मेरी बातों पे, अगर ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है, ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। समझिए, या तो आप
कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक ही बात गौर करिए, ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन दिया तो रिड्यूस। हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन लिया तो हाइड्रोजन देने के बाद हो जाएगा, और ऑक्सीजन दिया तो वहाँ हाइड्रोजन लेने के बाद हो जाएगा। समझ गए? ऐसे करके हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं आपका हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो डेली लाइफ में आपका चल रहा है उसके बारे में बात करें। देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। जब एक आयरन हम लोग खरीद के लाते हैं लोहा तो वो तो उसमें नया रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर उसमें चारों तरफ लग जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी एक आयरन रॉड क्या होता है मॉइस्चर में छूट जाता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में छूट जाता है, उसमें एक जंग लग जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस फॉर्म्ड अराउंड इट्स सच अ मॉइस्चर एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोड होना। कहने मतलब क्या है कि वेन मेटल इज अट्रैक्टेड बाई यानी जब किसी मेटल पे जब हम मॉइस्चर जो होता है यानी कि जो नमी होता है, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, या फिर आपका सिल्वर यानी कि एसिड हो गया, जब भी ऐसा अटैक होगा तो इट इज सेड टू बी कोरोड। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ आयरन, आपका कॉपर जो है वो भी ग्रीन कलर का हो जाता है। आप गौर करिएगा जो आपका तांबा पीतल का बर्तन होगा वो ग्रीन कलर का, उसमें क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है, ठीक है, यानी कि कोरोड हो जाता है। तो आयरन रहेगा तो उसको बोलेंगे रस्टिंग, अब बाकी कोई और मेटल रहेगा उसको बोलेंगे कोरोजन। क्या बोलेंगे? कोरोजन। तो इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोरोजन, यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस या मेटल, यहाँ से लिखिएगा कि व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोरोजन। समझ गए? ठीक है, यही लिखा हुआ है कि दिस ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन, यानी कि सिल्वर जब बर्तन होता है, चांदी का बर्तन, उसमें कालापन आ जाता है। जो आपका कॉपर का बर्तन होता है उसमें ग्रीन आ जाता है, यानी कि हरा हरा लग जाता है। तो अगर आयरन होता है तो आयरन में भी कोरोजन होता है, लेकिन उसको बोलते हैं रस्टिंग। बाकी सब में क्या होता है? कोरोजन होता है। ठीक है। कोरोजन क्या करता है? काउजेज डैमेज टू कार बॉडी को डैमेज करता है, ब्रिज को तोड़ता है, जितना पुल पुलिया होता है सब गिर जाता है, आयरन रेलिंग खराब हो जाता है, शिप जो होता है वो जंग लगाते खराब हो जाता है। जितना भी ऑब्जेक्ट मेटल का बना हुआ है, जो आयरन का बना हुआ है, वो आयरन के पास बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, यानी कि हर साल हमारा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। आयरन को बचाने के चक्कर में कितना ही करोड़ों अरबों रुपए खर्चा होता है हर साल स्ट्रक्चर को बदलने में। समझ गए? हम लोग और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेंसिडिटी के बारे में। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल ऑफ द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। आप जानते हैं कि जो बासी खाना हो जाता है, कभी कभी खट्टापन आ जाता है उसमें, ठीक है, जो फूड मटेरियल है, ऑयली फूड मटेरियल है, वो थोड़ा उसका रंग फीका हो जाता है, कुछ भी होता है। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है, दे बिकम रैंसिड, वो खराब हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज होता है, स्मेल थोड़ा बदबूदार होता है और टेस्ट थोड़ा खट्टापन लगने लगता है उसमें। ठीक है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए पहले एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेंट जो होता है वो क्या करता है, फूड को रेंसिड करता है। तो उस ऑक्सीडेंट से बचाने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। उसको क्या किया जाता है? फैटी में और ऑयल में डाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अचार को सुरक्षित करना है, तो आप अचार को सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें विनेगर डाल दीजिए। जैसे आप उसमें विनेगर डालिएगा तो अचार आपका जो है सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। ठीक है, वही बात है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और भी आता है BHT, BHU, ये सब क्या है? आपका एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल के फर्दर। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि डू यू नो डैट कि चिप मैन्युफैक्चर जो होता है, यानी कि जो चिप्स बनाते हैं, लेज वगैरह जो भी है, वो फ्लश बैग ऑफ चिप विथ गैस सच नाइट्रोजन, उन्होंने क्या करते हैं, उस बैग जो उनका रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं। इसके कारण क्या होता है, उसमें जो उनका जो चिप होता है ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जैसे कि और एग्जाम्पल के तौर पर आप याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल कहीं पूछा जाए कि एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल, एंटीऑक्सीडेंट जो कि फूड में डाले तो फूड खराब ना हो, वो आता है आपका, एक होता है आपका BHT यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, एक आता है BHA यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। देखिए ये दोनों आपको पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल पढ़िएगा, पॉलीमर पढ़िएगा, केमिस्ट्री न्यूट्रलाइज पढ़िएगा 12th में जाकर के, वहाँ पे सब समझ में आएगा। ये क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, और ये होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ऐसा इस्तेमाल किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, ताकि खाना को बचाया जा सके। ठीक है। जो पोटैटो चिप्स होता है उसको नाइट्रोजन गैस से बचाया जाता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप खाना को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए? उसको लो टेम्परेचर पर रखिए, यानी कि फ्रिज में रखिएगा तो खाना कम सड़ेगा। ठीक है यानी कि टेम्परेचर से बताना पड़ता है उसको। ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। अभी तक टोटल हमने करीब करीब 1 घंटा 1 मिनट 1 घंटा 2 मिनट का वीडियो बना चुका है। 1 घंटा 5 मिनट का मैक्सिमम वीडियो ये रहेगा। ठीक है।
तो 65 मिनट में आप पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। मैंने पूरा के पूरा लाइन बाई लाइन समझाया है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। पहला बात कि कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट। एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन क्या करता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उसके फिजिकल स्टेट, कलर, हीट रिलीज हुआ कि नहीं, प्रिसिपिटेट, उसका फिजिकल स्टेट सब कुछ बताता है। अच्छा, a chemical reaction is balanced so that number of atom of each type involved in a chemical reaction are the same and reactant। आपसे पूछेगा कि आप बैलेंस इक्वेशन से क्या समझते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि बैलेंस इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट इजकल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इजकल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इजकल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि आप कंजर्वेशन ऑफ एटम और कंजर्वेशन ऑफ मास बता दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या होना चाहिए, हमेशा बैलेंस होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे इसको बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हैं लेकिन जल्दी नहीं बोल सकते, हमेशा नहीं बोल सकते, जनरली बोल नहीं सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट रिलीज हो, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब नोन एज एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एलिमेंट जो है एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा एलिमेंट जहाँ पे दो डिफरेंट एटम और ग्रुप एक्सचेंज देयर आयन इन नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे प्रिसिपिटेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल साल्ट बनाता है, ठीक है। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन लॉस किया तो रिड्यूस, ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन लूज किया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन किया तो रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन और इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, समझ गए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो टोटल जो आपका चैप्टर रहा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और सारा चैप्टर को आप 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। टोटल ये 70 मिनट में आप चैप्टर को पूरा फुल रिवाइज कर सकते हैं धीरे धीरे देख करके। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आप चैनल शुभम शिक्षा 2.0 को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। और आप कोई सीनियर है आपका जो 12th में हो अगर, तो मैं 12th का भी सीरीज वहाँ पे चला रहा हूँ। 12th का भी 1 शॉर्ट सीरीज चल रहा है, 12th का कैलकुलस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले कोई शॉर्ट सीरीज में, जो कि आपका जो वीडियो आएगी हर एक 2 दिन 3 दिन बीच करके, सप्ताह में 3 से 4 वीडियो 5 वीडियो तक करीब करीब आती रहेगी, ठीक है। आप चिंता ना करें, मैं आपका भी ध्यान रखूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, लेकिन साथ में आपको भी मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।